नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जनता को जागरूक करने में जुटी कांग्रेस की, किसानों के मिशन से उड़ी योगी सरकार की नींद की, बीजेपी को लगे एक और झटके की। जानेंगे कौन होगा पंजाब में कांग्रेस का कैप्टन, आरजेडी में क्यों बढ़ी तकरार। बात करेंगे बिहार जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती तल्खी की, और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान में बदलते हालात की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का गोल्डन डे। आज भारत को मिले 2 गोल्ड। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल और शूटिंग में अवनी लखेरा ने जीता गोल्ड। भारत को अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित 7 पदक। पैरालंपिक में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार की कथनी और करनी में है अंतर। चीन के साथ मोदी सरकार ने व्यापार बढ़ाया, बाकी देशों के साथ किया कम। छत्तीसगढ़ में तेज हुई सियासत। रायपुर में एक दिन बिताकर अचानक दिल्ली रवाना हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। राज्य में CM पद को लेकर चल रहा है विवाद। शेयर बाजार में आई तेजी। 765 अंकों की तेजी के साथ 56,890 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 226 अंकों की तेजी। 16,931 पर पहुंचा निफ्टी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। भारतीय संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज के भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा और पिछले कुछ सालों से देश में विशेष जाति, समुदाय या धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर #आर्टिकल 15 और #आर्टिकल 25 के नाम से एक कैंपेन चलाया है। तो क्या है ये आर्टिकल जिसकी याद दिलाकर कांग्रेस साध रही है मोदी सरकार पर निशाना? जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में एक विशेष समुदाय से जबरदस्ती के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसके चलते लोगों में डर व्याप्त हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस सब का जिम्मेदार कौन है? जिस देश के संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, वहाँ ऐसी घटनाएं होना बहुत निंदनीय है, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। और हैरानी की बात है कि पिछले कुछ सालों में ही इन मामलों की दर तेजी से बढ़ी है, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। इसे लेकर केंद्र में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश होती रही है और अब पार्टी ने लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने #आर्टिकल 15 और #आर्टिकल 25 नाम से कैंपेन चलाया है। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें देश में बढ़े मामलों की रिपोर्ट भी साझा की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पूरे देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 26% मामले सामने आए हैं, तो वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में घटे मामलों से 4 गुना ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भी अपराधों में वृद्धि हुई है। हैरत की बात यह है कि इन मामलों में 60% बरी हो गए हैं। भाजपा राज में न्याय गायब है, अन्याय हावी है। भाजपा राज में अनुसूचित जनजातियों की परेशानियां बढ़ी हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा की नफरत जीवी विचारधारा ने समाज में नफरत को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप जातिगत टकराव बढ़ा है। भाजपा की नफरत जीवी विचारधारा देश के लिए हानिकारक साबित हो रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करते हुए वीडियो भी साझा किया, जिसमें लिखा, संविधान के अनुच्छेद 15 व 25 भी बेच दिए। कांग्रेस ने ये कैंपेन देश में हो रहे भेदभाव और मनमाने शासन के खिलाफ चलाया है। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो आर्टिकल 15 में समानता के अधिकार की बात की गई है, जिसके तहत भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। जाति धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके तहत किसी भी नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुनने की आजादी होगी। हमारा संविधान कहता है कि देश में समानता का अधिकार है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन देश के किसानों की बात सुनने को तो सरकार राजी ही नहीं है। अब समानता की बात कहकर कांग्रेस ने सरकार की नींद उड़ा दी है, तो वही अपने हक के लिए पिछले 10 महीनों से लड़ रहे किसानों ने अब योगी सरकार की नींद भी उड़ाने का फैसला लिया है। अब किसान उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं, जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को प्रशासन द्वारा किसानों पर की गई जोर जबरदस्ती का मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्रशासन के खिलाफ किसानों का गुस्सा सड़क पर देखा जा रहा है। 29 अगस्त को किसानों ने प्रदेश के सभी राजमार्गों पर चक्का जाम किया। हरियाणा के नूंह में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने तो एसडीएम आयुष सिन्हा को तालिबान का कमांडर बता दिया। दरअसल किसानों का आरोप है कि पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर ही किसानों को निशाना बनाया। करनाल की घटना के बाद अब किसानों के निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी आ गई है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि अब किसान पूरे यूपी में कैंपेन चलाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों को बीजेपी द्वारा उनसे किए गए वादे याद दिलाए जाएंगे। इस अभियान को मिशन यूपी का नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत से की जाएगी। वहीं इस मिशन की घोषणा की जाएगी। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। किसान जहां करनाल की घटना के बाद अब बीजेपी के खिलाफ हर राज्य में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराने में जुटी है। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसडीएम आयुष सिन्हा ने वो ही किया जो ऐसी स्थिति में करना जरूरी है। वो इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। हकीकत में इस घटना के लिए पंजाब जिम्मेदार है। दरअसल ये पूरा हंगामा करनाल में 28 अगस्त को ही बीजेपी की बैठक को लेकर मचा हुआ है, जिसका विरोध करने का ऐलान किसानों ने किया था। किसान का दावा है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार के इशारे पर प्रशासन ने किसानों के साथ ज्यादती की। किसान नेता राकेश टिकैत ने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है, जिसमें किसानों से बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें याद दिलाया जाएगा। किसानों के मिशन यूपी के ऐलान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी है। बीजेपी से टीएमसी में जाने वाले लोगों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और अब एक और बीजेपी विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल की सत्ता टीएमसी के हाथ में चली गई। राज्य में टीएमसी की सरकार बने लगभग 4 महीने हो चुके हैं। बंगाल में मिली हार के बाद से बीजेपी में शुरू हुई खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कई नेता तो पहले ही बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो चुके थे और अब विष्णुपुर से बीजेपी के विधायक तन्मय घोष ने भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तन्मय घोष ने कहा कि उन्होंने घर वापसी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें विष्णुपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया था और वो 11,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जीत गए, लेकिन अब उन्हें अपनी पुरानी पार्टी की याद आ रही थी। कल तक बीजेपी की तारीफ करने वाले तन्मय घोष ने टीएमसी ज्वाइन करते ही बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। तन्मय घोष ने कहा कि बीजेपी विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। मैं सभी पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी का समर्थन करने की अपील करता हूं। वो ही ऐसी नेता है जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है। वैसे टीएमसी का दावा है कि बीजेपी में अभी कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का सख्त निर्देश है कि जो लोग चुनाव के समय पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें आसानी से पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा और न ही सभी के लिए टीएमसी के दरवाजे खोले जाएंगे। यानी साफ है कि अभी बीजेपी के और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तन्मय घोष के बाद टीएमसी का दावा है कि अभी तो ये शुरुआत है, यानी बीजेपी के सामने अभी मुश्किलें और आने वाली हैं। मुश्किलों में कांग्रेस भी फंसी हुई है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाते सुलझाते पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत खुद उलझते दिख रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले ही परेशानियों पहाड़ खड़ा हो गया है। विरोधी दल तो उसके सामने चुनौती है ही, लेकिन अब तो पार्टी में छिड़ी कलह भी मुश्किलें बढ़ा रही है, जिसे खत्म करने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कलह सुलह में तब्दील नहीं हो रही। वर्चस्व से लेकर सीएम के चेहरे पर छिड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कटघरे में हरीश रावत को ही खड़ा कर दिया। दरअसल जब कैप्टन के चेहरे को लेकर महासचिव और विधायक परगट सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत ही बता सकते हैं ये फैसला कब हुआ। अगर कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो इस बात का पंजाब की राजनीति पर असर पड़ेगा। परगट सिंह ने कहा कि 2 महीने पहले खड़गे कमेटी जब बनी थी तब ये फैसला हुआ था कि पंजाब के चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में लड़े जाएंगे, लेकिन ये तो अब रावत जी बता सकते हैं कि कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला कब हुआ है। दरअसल हरीश रावत ने हाल में कहा था कि पंजाब विधानसभा का चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसके बाद नेताओं में खलबली मच गई थी। यहाँ
तक कि पंजाब के 4 मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी और 3 विधायक उनसे मिलने गए थे। दरअसल ये सभी नेता अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते हैं। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाने वाले परगट सिंह ने कहा कि रावत की घोषणा का पंजाब के मतदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए अब आलाकमान को सोच समझकर फैसला लेना होगा। परगट सिंह के इस बयान से साफ है कि कैप्टन को लेकर अब भी पार्टी में विवाद छिड़ा है। ऐसे में देखना होगा इस कलह के बाद कांग्रेस किसे पंजाब का कैप्टन बनाएगी। पंजाब कांग्रेस में कौन होगा अगला कैप्टन, इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हरीश रावत से बयान पर नया विवाद जरूर शुरू हो गया, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। परेशानी में कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी दिखाई दे रही है। आरजेडी के अंदर भाइयों के बीच ही विवाद छिड़ गया है। कुछ दिनों पहले तक आध्यात्म की राह पर जाने की बात कहने वाले तेज प्रताप ने एक बार फिर अपना गुस्सा दिखाया है और अब अपने पोस्टर में तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। रिहा होने के बाद जहां वो विरोधी दलों को साथ लाकर मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप लालू के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल आरजेडी के अंदर फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक बार फिर से राजधानी पटना में जन्माष्टमी पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा तेज प्रताप यादव की तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से गायब हैं। पटना की सड़कों पर लगाए गए नए पोस्टर राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। जन्माष्टमी के खास मौके को देखते हुए लगाए गए बैनर और पोस्टर ने आरजेडी खेमे में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से बड़ी तस्वीर तेज प्रताप यादव की दिख रही है। पटना की मुख्य सड़कों पर पोस्टरबाजी के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासकर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर भी काफी चर्चा है कि लालू के दोनों बेटों के बीच सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले भी छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीरें तकरार के साफ संकेत दे रही हैं, जिसमें पार्टी की कमजोरी भी नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कैसे लालू परिवार में पड़ी दरार मिट पाती है। राष्ट्रीय जनता दल में दोनों भाइयों में फूट पड़ रही है और मतभेद हो रहा है, जिससे लालू यादव परेशान है। लेकिन परेशान तो बिहार बीजेपी भी है, क्योंकि फूट तो बिहार एनडीए में भी पड़ गई है, क्योंकि हर मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी की राह अलग अलग है, जिससे डर है कि बिहार एनडीए में कभी भी बगावत हो सकती है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियां अब साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। पटना के जेडीयू के कर्पूरी सभागार में आयोजित पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान ये साफ साफ दिखाई भी दिया। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं। वो ये बात लगातार बोलेंगे, यदि किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन जेडीयू की नजर में नीतीश पीएम पद के योग्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी ही थी। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी तो कुछ और आगे बढ़ गए। आमतौर पर बीजेपी के प्रति नरम रुख दिखाने वाले त्यागी ने बैठक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और इस मामले में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने के संकेत भी दे दिए। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना जदयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार को देश में प्रचार शुरू करना चाहिए। अगर बीजेपी जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है, तो जदयू कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने को तैयार रहना चाहिए। पार्टी को आंदोलन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। केसी त्यागी के बयान से संकेत साफ हैं कि जेडीयू बीजेपी से अलग रास्ता चुनने को तैयार है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह की ओर इशारा करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले लिया। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी से केंद्र में मंत्री हैं, वो अक्सर पीएम से मिलते हैं। उन्हें यूपी चुनाव में जेडीयू के लिए बीजेपी से सीटों की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि बीजेपी के मन में क्या है। ये सब बयानबाजी उस समय हो रही थी जब मंच पर खुद नीतीश कुमार भी मौजूद थे। यानी साफ है कि बिहार एनडीए में कभी भी बगावत हो सकती है।
और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान में बदलते हालात की। तालिबान का अमेरिका और यूरोपीय देशों को दिए गए अल्टीमेटम खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जहां इस समय अमेरिका के जवानों का कब्जा है, वो भी तालिबान के कब्जे में पहुंच जाएगा। वैसे तालिबान ने इस बात के संकेत तो दिए हैं कि 31 अगस्त के बाद भी विदेशी नागरिक अफगानिस्तान से जा सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा। लेकिन क्या काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है वो कई सवाल उठा रहा है। आज भी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान छोड़ने वालों का हुजूम अभी भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटा हुआ है। एयरपोर्ट को तालिबान और अमेरिका विरोधी गुटों द्वारा लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है और इसमें लगभग 200 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन तालिबानी शासन के डर से लोग अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में अभी भी जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिका सहित विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की तालिबान ने जो समय सीमा तय की थी वो कल यानी 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अमेरिका हर हाल में 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। अधिकांश यूरोपीय देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान पूरा कर चुके हैं। इस बीच तालिबान विरोधी गुट का दबदबा भी अफगानिस्तान में बढ़ता दिख रहा है, जिस कारण अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। आज एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका ने एयरपोर्ट की ओर छोड़े गए सभी रॉकेटों को बीच में ही समाप्त कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अमेरिका अपनी सेना अफगानिस्तान से हटा लेगा तो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंधमारी को कैसे रोका जाएगा। इस बीच तालिबान अपने पुराने रूप में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक कलाकारों, गायकों और तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों की जान ली जा चुकी है, जबकि तालिबान ने शुरुआत में इन सभी को माफ करने का दावा किया था। महिलाओं की शिक्षा से लेकर नौकरी तक के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। सड़क पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम हो गई है। भारत को लेकर भी तालिबान का रुख अब नरम पड़ता दिख रहा है। तालिबान के बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई ने कहा कि भारत इस क्षेत्र का अहम देश है। हम भारत के साथ व्यापार, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मामले में कोई विदेशी हस्तक्षेप न करे। हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जिसमें सब तरह के लोगों की हिस्सेदारी हो। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।